गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। फुल चैप्टर हो जाएगा आपका। बेसिक्स हमने पहले बता दिए थे इसके, डीएनए का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस। जो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में दिया होता है, हर्बर्ट बोयर के बारे में बताएंगे। ये 1936 के अंदर बोर्न हुए थे, ठीक है ना। एक यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो अमेरिका है, या वहां पे पेनिसिल्वानिया नाम का एक स्टेट है, वहां पे इनका जन्म हुआ। और उन्होंने पीटर्सबर्ग, ये भी यूएसए के अंदर ही है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन्होंने फेलोशिप ली 1966 के अंदर। इन्होंने स्टडी किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर। जब तक ये पॉपुलर नहीं थे, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन देखा, किस तरह से वो डीएनए को कट करते हैं। साथ में हवाई के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर, ये भी स्टैनली कोन से जब इनकी मेलजोल बढ़ा, ये काम कर रहे थे प्लाज्मिड के ऊपर। और जो प्लाज्मिड ये काम कर रहे थे आरई के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर। तो जब इन दोनों का काम मिला तो इन्होंने क्या किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बना दिया। आरई से काट के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोलिकुलर सीजर से डीएनए काट के, और प्लाज्मिड को इसने आइसोलेट किया था, ठीक है ना, स्टैनली कोन ने। और उसमें अपना डिजायरेबल या कहते हैं एलियन डीएनए इसने डाल दिया। और सबसे पहले स्टैनली और कोन ने, या हर्बर्ट बोयर ने 1972 के अंदर एक अपना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट कर दिया था। इसलिए इनका फोटो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से बायोटेक्नोलॉजी की ये मान के चलो शुरुआत हो गई थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बन गया था यहाँ पे। दूसरा, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम बताएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, इसको मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं और केमिकल स्कैपल भी बोलते हैं इसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पर भी नाम लूंगा मैं इसका, तो आपको पता होना चाहिए इसी का नाम मोलिकुलर सीजर है, यानी डीएनए का छोटा सा मोलिक्यूल है, उसको कट करते हैं ये। और केमिकल स्कैपल भी बोलते हैं। लाइसोजाइम, जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं ना, स्लाइवा होती है, तो उसमें लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम, विच डिजोल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है म्यूरिन, मुकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन के। ये भी याद रख लो, मोनेरा के अंदर आता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है म्यूरिन, मुकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल मरामिक एसिड का बनता है। प्लांट सेल वॉल बनती है सेलुलोस, पेक्टिन और लिग्निन की। सेलुलोस, पेक्टिन और लिग्निन। और फंजाई सेल वॉल बनती है काइटिन की। काइटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है, मरामिक एसिड नहीं होता। और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, जैसे कॉकरोच वगैरह का जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो भी काइटिन का बनता है। मान लीजिए हमने काइटिन को डिजोल्व करना है, तो एंजाइम डालेंगे काइटिनेज, जिसके पीछे सफिक्स ए लग जाए ना, मतलब वो एंजाइम है, ठीक है ना। ओएससी हो तो कार्बोहाइड्रेट है। यदि ओएससी लगा हुआ हो ना, ओएसई, इट मींस इट इज कार्बोहाइड्रेट। यदि लास्ट में या सफिक्स के तौर पर एएससी लगा हुआ तो वो एंजाइम। यदि मुझे काइटिन को डिजोल्व करना है तो कौन सा एंजाइम डालूंगा मैं? काइटिनेज। और यदि मुझे सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, सेलुलेज। क्लीविंग एंजाइम को न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी जो न्यूक्लियक मटेरियल को, यानी न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए वगैरह को काटे, उसका नाम होता है क्लीविंग एंजाइम। ये दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो स्पेसिफिक, देखो ध्यान से, मान लीजिए डीएनए है, ये एंड से काटे ना डीएनए को जो, ठीक है, डीएनए को जो एंड से काटा, ठीक है ना, यहां से काट दिया इसने, ये हिस्सा निकल गया यहां पे, तो इसका नाम होता है एक्सोन्यूक्लियस, यानी जो एंड से काटे, ठीक है। तो मान लीजिए आप ककड़ी खा रहे हो, वो बच्चा कहता है मुझे भी दे दो, आपको बहुत अच्छी लगती है, आपने छोटा सा एक टुकड़ा दिया, उसको निकाल के दे दिया, वो होता है एक्सोन्यूक्लियस, बिल्कुल एंड से काट के दे दिया, छोटा सा नाम नाम कर दिया आप। मान लीजिए कोई कहता है ऐसा नहीं लूंगा मैं, बीच में से दो, तो फिर आपको बीच में से तोड़ना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक साइड से काटना पड़ेगा,
बिल्कुल मिड से काटना पड़ेगा, उसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस। इस एंडोन्यूक्लियस की खास बात क्या होती है, ये स्पेसिफिक साइट से काटता है। यानी न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। दोबारा सुन लो, एक्सो काटता है एंड से और एंडो काटता है बीच में से, स्पेसिफिक साइट से। अब आता है भाई डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, लाइगेज यानी लाइगेज का मतलब था जोड़ देना, ज्वाइन टू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कई बार ना तो क्विज आते हैं तो फोटो दिखा देते हैं, भाई ये फोटो बताइए किसका है, तो हर्बर्ट बोयर का है ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए एक होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि हमने कल बताया था। मान लीजिए ये है GAA TTC, सबसे कॉमन ये याद रख लो भाई, इको R1 है ये देखो GAA TTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। इको R1 G और A के बीच में काटेगा, ऐसे काटेगा इसको, ऐसे। तो क्या हो जाएगा कटने के बाद, जैसे ऐसे काटेंगे, मान लीजिए सीक्वेंस है, यहां पे तो G बच गया और यहां पे AATTC GAATTC, यहां से ऐसे काटेंगे इसको, ये ऐसे काट लो पूरा पूरा सेम। तो इसको दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा भाई। यहां पे कौन कौन सा सीक्वेंस होगा इसका, ऊपर काटा था जी AATTC, और यहां पे कौन सा बनेगा AATTC। तो ये सीक्वेंस, इसको जोड़ना बिल्कुल आसान होता है। देखिए एक तो होता है ब्लंट एंडेड, कौन सा होगा भाई, ब्लंट एंडेड। मान लीजिए मैंने किसी को ये जो हमारा सीक्वेंस था इसे तोड़ दिया, इनको जब अलग अलग करेंगे, इनको जोड़ना आसान होता है, या इनको जोड़ना आसान होगा, उंगली को ऐसे जोड़ना आसान होगा या ऐसे, सरफेस एरिया ज्यादा कॉन्टेक्ट में है ना। इसी तरह पौधे के अंदर आपने देखा ग्राफ्टिंग करते हैं हम, पौधे के अंदर क्या करते हैं हमें, ग्राफ्टिंग। तो किसी पौधे को देखो ऐसे तिरछा काटेंगे हम, और फिर जो नया पौधा होगा उसको ऐसे लगाएंगे, ये बांध देंगे यहां से, इसका नाम होता है स्टोक, इसका नाम होगा स्कियोन। अपर जो पोर्शन लिया है क्या बोलेंगे इसको, स्कियोन, नीचे वाले का नाम होता है स्टोक। मतलब क्या होता है कि ये जो लंबा कटा ना हमने, तिरछा कटा है जो, इससे क्या होता है सरफेस एरिया ज्यादा कॉन्टेक्ट में आता है। उसी तरह यदि ऐसे कटा है डीएनए, ये है ब्लंट एंडेड, कौन सा ये ब्लंट एंड, यानी नॉट इजी टू ज्वाइन, इनको आसानी से नहीं जोड़ सकते हम। ये है स्टिकी एंड, क्या बोलेंगे इसको हमें, स्टिकी एंड का मतलब होता है कोस साइट, कोस का मतलब कोहेसिव साइट, क्या नाम होता है इसका, यानी इजी टू ज्वाइन, इनको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। देखो ध्यान से, ये बता रखा है यहाँ पे, हिंड टू, हिंड HIN हिंड D2, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। इसका HIN का मतलब था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, H का मतलब जीनस है, देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, 7 कैटेगरी होती है ना ये। तो जो बड़े अक्षर में लिखा जाता ना, जैसे हमारा नाम होमो सेपियंस है, हमारा नाम क्या है, होमो का H बड़ा होगा और सेपियंस का S छोटा होगा, क्योंकि वो स्पीसीज है। और होमो सेपियंस, सेपियंस लिखता हूं तो मैं, वो सब स्पीसीज है, क्या है वो, सब स्पीसीज। यानी देखिए हिंड 2 का मतलब हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, HIN यहां से ले लिया, RD वैरायटी का नाम है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD। और जो 1 2 3 4 लिखते हैं, ये बना बना के ट्रायल करते हैं, भाई पहला बन गया कामयाब होगा ठीक है, नहीं तो फिर 2 पे 3 ऐसे बनाते हैं। ये देखिए याद रख लो GTC, क्या याद रखोगे, देखो GTC, फिर क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे GTC, याद हो गया। अब इसकी पेयरिंग करो, CAGCAG, तो ये सीक्वेंस हो गया भाई,
यानी जीटीसी, एक ये याद रख लोगे ना आप, एक याद कर लोगे, ये वाला ही सेम होगा, इनकी पेयरिंग कर दो। ये ब्लंट एंडेड होता है, कैसा होता है ये, ब्लंट एंडेड। देखो ये ब्लंट है, ये नॉट इजी टू ज्वाइन, इसी को ब्लंट एंडेड बोलते हैं, इसको नॉन स्टिकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हमें, नॉन स्टिकी। बेटा ध्यान से देखिए प्लीज, तो ये जो है ना ब्लंट एंडेड है, नॉन स्टिकी है, नॉट इजी टू ज्वाइन है, क्योंकि दोनों दोनों ब्लंट हैं बिल्कुल। तो पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढा था, ये नीट में आता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंड 2, एच का मतलब हीमोफिलस, आईएन का मतलब इन्फ्लुएंजा, आरडी वैरायटी है, ठीक है ना। हिंड 2 सेकंड नंबर पे बनाया गया था, ये फर्स्ट नंबर वाला स्टेबल नहीं बना। तो ये ब्लंट एंडेड होता है, ये नॉट इजी टू ज्वाइन। दूसरे नंबर पे ये याद करना आपको, ये इको R1, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सुन लो बेटा ध्यान से प्लीज, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है, वहां पे अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स होती है हमेशा राइट साइड में नीचे, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज में खुलती है। पुराने समय में ऐसा माना गया था कि जब लोग पेड़ पे रहा करते तो पत्ते खाया करते, यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट किया करते। इसको क्या करते, डाइजेस्ट। तो सेलुलोज डाइजेशन हमेशा सिम्बायोटिक इन नेचर होता है। चाहे गाय भैंस भी है, तो उनकी जो स्टोमक होती है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। रूमन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, रूमिनेंट बैक्टीरिया कहते हैं उसको, जो कि सेलुलोज नाम का एंजाइम निकालते हैं, तब जाके जो वो गाय भैंस होती हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाती हैं। इसी तरह डिम्मक की आंत के अंदर भी प्रोटिस्टा होते हैं जो सेलुलोज नाम का एंजाइम निकालते हैं। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन हो गया, मैमल्स हो गया, गाय भैंस होगी, ये कभी भी सेलुलोज डायरेक्ट नहीं निकालते। तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि ई कोलाई बैक्टीरिया उस टाइम ये माना जाता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया अपेंडिक्स में रहा करता, और उस टाइम इसमें से सेलुलोज नाम का एंजाइम निकला करता, जिससे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लिया करते ह्यूमन। पर जब से आग की खोज हुई तो आदमी ने पका हुआ खाना, बॉइल्ड खाना पका के खाना शुरू कर दिया और शिकार करना शुरू कर दिया, मांसाहारी हो गया वो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ये वेस्टिजिल बन गया और ये प्रवर्तित होके ई कोलाई बैक्टीरिया की फॉर्म में बन गया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये विटामिन के बनाता है हमारे अंदर, कुछ कहते हैं विटामिन B12 बनाने में हेल्प करता है, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मॉल में नहीं पाया जाता। यदि ई कोलाई बैक्टीरिया आपके घरों के पानी की सप्लाई में आ जाए ना, तो वो पानी पोल्यूटेड है, क्योंकि इसका ओरिजिन लार्ज इंटेस्टाइन है, फेसिस मैटर के थ्रू ये पानी में मिक्स होता है। तो यमुना के पानी में, दिल्ली में पीछे न्यूज में भी आया हुआ था कि ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया। ई कोलाई बैक्टीरिया का पानी में प्रेजेंट होना वाटर पोल्यूशन शो करता है। कई बार चोट लग जाए, अनहाइजेनिक कंडीशन जो होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां पे जब हम उसको दवाइयां बार बार देने के बाद भी बंदा ठीक नहीं हो रहा, तो उसके क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा ऊपर से पीस लेके इफेक्टेड एरिया का और उसको कल्चर करवा के देखते हैं, यदि उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया मिल गया, इसका मतलब अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से इंफेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। तो वाटर पोल्यूशन शो करता है ये। दूसरा, ई कोलाई बैक्टीरिया से RY13 स्ट्रेन से इको R1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला। ये GAATTC ये ऐसे काटता है, इसकी वजह से ये जो एंड बन गया ना, ये स्टिकी एंड बनेगा। ये कोस साइट है, ये साइट क्या कहलाती है, कोस साइट, जो साइट आपस में बाद में अटैच हो जाए। कोस का मतलब कोहेसिव साइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये इजी टू ज्वाइन होते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये। इसलिए जो ऐसे कटे ना, उसका नाम क्या होता है, इजी टू ज्वाइन, स्टिकी एंड, कोस साइट, कोहेसिव साइट। और जो हिंड 2 बना था, ये क्या था, ब्लंट एंड बनाता था। तो ये दो तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। कोहेसिव साइट का यदि कोई पूछता है एग्जांपल, तो इको R1 देना पड़ेगा आपको, और यदि ब्लंट एंड का देना पड़ेगा तो हिंड 2। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंड 2, पर इसकी कमी क्या थी, वो क्या था, ब्लंट एंडेड था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, भाई दूध से दही जमाते थे हम, आज भी यदि हम देखेंगे तो मैदा वगैरह को शाम को ईस्ट वगैरह डाल के रखते हैं, तब जाके सुबह कोई भी आदमी जलेबी वगैरह जो भी बनाते हैं चीजें, ठीक है ना। तो ये जो चीजें आती थी, पुरानी बायोटेक्नोलॉजी थी एक तरह से, माइक्रोब्स को हम यूज कर रहे थे। पर न्यू बायोटेक्नोलॉजी में तो हम क्या करने लग गए, जीन को कल्चर करने लग गए, जीन से रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाने लग गए।
तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिक्यूल एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कोई भी रिकॉम्बिनेशन के द्वारा कोई अंग बना देना, कोई मोलिक्यूल बना देना, या उससे रिलेटेड को प्रोटीन बना देना, ये सारा इसमें आता है। अब आता है, देखिए कोई टर्म जो आएंगे ना आपको दिक्कत ना आए कभी भी, इसलिए हम लिख देते हैं साथ में। मैंने बताया था इन सिटू कंजर्वेशन, क्या बताया था? इन सिटू होता है एट देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां पे जीव होते हैं वहीं पर उनकी रक्षा करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। यदि उनको बाहर ले जाके कहीं और उनकी प्रोटेक्शन की जाए, जैसे जूलॉजिकल पार्क में ले गए, बोटनिकल गार्डन में ले गए, किसी हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी प्रोटेक्शन की, वो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या नाम होता है? एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्या बोलते हैं? ग्लास अपरेटस के अंदर। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ टेक्निक नहीं आजकल, यानी फीमेल का एग ले लेते हैं, मेल का स्पर्म टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइज करवा देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हमें? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इन विट्रो का मतलब ही क्या होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। बेटा फोन को बंद कर दो, ठीक है। दूसरा होता है इन विवो। इन विवो का मतलब होता है विद इन बॉडी, विद इन बॉडी। मान लीजिए मेरी सेल के अंदर कहीं ग्रोथ नहीं हो रही पैनक्रियास में, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? कुछ ना कुछ केमिकल डाल के चाहेंगे कि इसकी ग्रोथ हो जाए, या जो भी इनहिबिटर फैक्टर है उसको रिमूव किया जाए। तो विद इन बॉडी के अंदर रिसर्च किया ना, तो इसका नाम होता है इन विवो। क्या बोलेंगे? एक होता है डी नोवो। डी नोवो का मतलब न्यूली सिंथेसाइज। एक तरह से कहते हो जैसे जादूगर दिखा देता ना, एक कबूतर बना देता रुमाल से, न्यूली सिंथेसाइज। आपने सोचा नहीं था नई चीज बन गई, तो ये है न्यूली सिंथेसाइज। ईएफबी का मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसकी डेफिनेशन ये याद कर लेना। आगे आते हैं बेटे। अरे कहां चला गया? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे हम। एक उससे पहले बताया था मैंने कि बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए की अलग रिंग होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की रिंग होती है, इसका नाम होता है प्लाज्मिड। यदि वो प्लाज्मिड मेन डीएनए से टच कर जाए तो इसको बोलेंगे एपिसोम। क्या बोलेंगे इसको हमें? यदि प्लाज्मिड ना होता तो बायोटेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। नेक्स्ट आता है भाई प्लाज्मिड, ठीक है। मोलिकुलर सीजर, जो क्या बोलते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, ठीक है ना, उसी का दूसरा नाम क्या था? मोलिकुलर सीजर। उसका दूसरा नाम क्या है? स्कैपल, केमिकल स्कैपल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और केमिकल नाइफ्स, यानी केमिकल का चाकू। ये वास्तव में तीन वैरायटी होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 और 3 तो रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये सीक्वेंस है, पर टाइप 2 रिकॉग्नाइज भी करती है और उसको कट भी करती है। इसलिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टाइप 2। आपके सिलेबस में नहीं है, पर टाइप 2 वैरायटी याद रखना कभी पूछा जाए तो। अब आते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। एक हमने एक बैक्टीरिया ढूंढा, उसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या नाम था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। जो ये बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर ये एडिशनल डीएनए रिंग होती है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड में एक जीन होता है, इसका नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन कह दो इसको, ठीक है ना। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन में लिख दो। तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जो जीन होता है ना, ये बड़े जो पत्ते वाली फसल होती है, वहां पे जड़ पे डाल दो इस बैक्टीरिया को, और कुछ समय बाद आप देखोगे उस बड़े पत्ते वाले जो भी वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें गांठ बन जाएंगे, कहीं कहीं से उबार आ जाएगा, यानी इनसे एक बीमारी बनती है, उसका नाम होता है क्राउन गाल डिजीज या प्लांट कैंसर बोलते हैं इसको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया को
नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, ये नीट में आता है क्योंकि इसके प्लाज्मिड में एक जीन होता है, उसका नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ये पौधे के अंदर एक बीमारी कोज करता है, उसका नाम होता है क्राउन गाल डिजीज, या इसका दूसरा नाम होता है प्लांट कैंसर। हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काट दिया, और जब ये ऐसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा अलग कर दिया, फिर मान लीजिए हमने एक, आपने देखा होगा लीच जो होती है ना, जोक जो होती है हाइरूडिनिया, जो वो खून चूसती है ना, संगिवोरिस होती है वो, तो उसका जो स्टोमक में खून जाता है ना, तो वो जमता नहीं है क्योंकि उसकी सलाइवा में हाइरूडिन नाम का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, हाइरूडिन नाम का प्रोटीन होता है, वो एंटीकोगुलेंट होता है, खून को जमने नहीं देता। हमने क्या किया, उस जीन को निकाला और उस जीन को इसमें डाल दिया भाई। अब इस प्लाज्मिड में डिफरेंस क्या है, इस प्लाज्मिड में बाहर का जीन डला हुआ है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं, काइमेरिक प्लाज्मिड कहेंगे, ठीक है ना, हाइब्रिड प्लाज्मिड कहेंगे। फिर इसको वापस हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया में और इस बैक्टीरिया में क्या फर्क है, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है क्योंकि इसके प्लाज्मिड में हमने डिजायरेबल एलियन जीन डाल दिया। अब हमने क्या किया, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया को कल्चर किया और पौधे की जड़ में डाल दिया। मान लीजिए हमने डाल दिया मक्के के पौधे में, ठीक है ना, या सेब के पौधे में डाल दिया, तो बस सब सेब बन लगे उस पे, तो उसमें हाइड्रोडिन नाम का प्रोटीन भी मिला। हमने देख लिया भाई एक सेब के अंदर इतना हाइड्रोडिन निकलता है, उसको उसमें से फिल्टर कर लिया, तो हम इसको एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज कर सकते हैं ना। तो अब हाइड्रोडिन का नाम क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। चलो और बताऊंगा, धीरे धीरे एग्जांपल आएंगे। इसलिए ये देख ध्यान से रखो, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर एक जीन होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन बोलते हैं, इसे क्राउन गाल डिजीज बनते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी को देख के साइंटिस्टों ने इसको एज ए इंजीनियरिंग टूल्स के रूप में यूज किया कि यदि हमें कोई भी जीन किसी पौधे में एक्सप्रेस करवाना है ना, तो हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है उसके काट के उसमें डाल इंजर्ट कर सकते हैं, तो पौधे में अपने आप जाके वो एक्सप्रेस कर जाएगा। नेक्स्ट आता है भाई टर्म बायोटेक्नोलॉजी, 1917 में कार्ल एर्की ने दी थी, एक हंगरियन इंजीनियर थे वो। बर्ग को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ही इंट्रोड्यूस्ड एसवी, साइमन वायरस होता है बेटा, बंदर के ऊपर एक वायरस पाया जाता है, बंदर के कोई जो अफेक्ट करता है तो साइमन वायरस बोलते हैं। 40 जीन इंजर्ट किया था बैक्टीरिया के अंदर थ्रू लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज। लैम्डा फेज एक वायरस होता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को मारे ना उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इसने क्या किया था, SV40 जीन, साइमन वायरस का जो 40 जीन है वो बैक्टीरिया में डाल दिया था विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं भाई। आर्बर नाथन और स्मिथ ने 1970 के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढने शुरू किए थे और 1978 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये याद कर लेना, ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था भाई, हिंड2। सोर्स क्या था इसका, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बार बार चीज आती है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा एक कहानी बताता हूं मैं आपको। मच्छर की 3 वैरायटी होती हैं, सिलेबस में नहीं है इसमें, पर क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपको प्लीज। जैसे बीमारी है मलेरिया, मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है। जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर काटती है ना, उनको अंडे के डेवलपमेंट के लिए हाईली न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड चाहिए जो कि खून होता है।
इसलिए फीमेल काटती है वुमन को, और जैसे ही काटेगी तो कुछ ब्लड ले जाएगी शक करके, पर वह सानफ्रोमोस नहीं है, वो खून के बदले अपनी सलाइवा में जो 100-200 के करीब स्पोरोजाइट थे ना, वो छोड़ जाती है। खून ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6-6.5 लीटर में खून में से 1-2 ml कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। पर वो क्या करती है, वो कहती है मैं लेके नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ दे के भी जाऊंगी रिटर्न गिफ्ट, तो अपना खून ले जाती है वो, और उसकी सलाइवा के अंदर, सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर उसके स्पोरोजाइट्स होती हैं, जो कि प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है जो वुमन में छूट जाती है, और वो स्पोरोजाइट हमारे ब्लड में जाके लीवर सेल को अफेक्ट करते हैं, और क्या बोले मेटाक्रिप्टोजाइट्स, ठीक है ना, इस तरह से पूरी पूरी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। तो ये स्पोरोजाइट जो होती है ये हमारे को मलेरिया खोज करती है, फिर आरबीसी में जाके, फिर आरबीसी से फिर दोबारा किसी मच्छर ने काट लिया तो मॉस्किटो में, यानी डाइजेनिक दो, ये प्लाज्मोडियम दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन और मॉस्किटो। प्राइमरी होस्ट बोलते हैं फीमेल एनोफ्लीज यानी मॉस्किटो, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर ने काटा, क्या छोड़ गया हमारे अंदर, प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट स्टेज में, स्टेज का नाम है स्पोरोजाइट। अब देखो मैं ये इसमें से पूछूंगा, डिजीज का नाम क्या है, मलेरिया, पैथोजन कौन सा है, और कैरियर कौन सी होगी, वेक्टर क्या है, वेक्टर वो होते हैं जो डिजीज कोज ना करें पर उनकी वजह से डिजीज कोज होती है, समझ में आ गई बात ये। उसी तरह डेंगू, डेंगू वायरस से फैलता है डेंगू, पर वो एक एडिज मच्छर है उसके काटने से फैलता है, ये वेक्टर है। एलिफेंटेसिस, मोटे हाथी जितने मोटे पैर हो जाते हैं, एलिफेंटेसिस बीमारी बोलते हैं, फाइलोरेसिस भी कहते हैं इसको। वुचीरिया बेनक्रोफ्टी नाम के कीड़े को, ये क्यूलेक्स जो मच्छर है ना, ये उमनो काटता है तो ये छोड़ जाता है, इससे क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी स्टॉप हो जाती है बेटे, ब्लड कैपिलरी जब स्टॉप हो जाएंगी तो हाथी जितने मोटे पैर हो जाते हैं, आखिर में पैर काटना ही पड़ता है। इसलिए बचपन में जो गोलियां डॉक्टर देते हैं ना एल्बेंडाजोल वगैरह की, ठीक है ना, वॉर्म किल के नाम से जो आती हैं, तो ये ले लेनी चाहिए, इससे इन्फेक्शन कब हो जाए पता नहीं लगता। खासकर ये कैसे फैलते हैं, गंदे पानी में नहाने से, गंदे पानी में खेलने से, नंगे पैर घूमने से, ठीक है ना, तो ये हर जगह फैला होता है, इनके स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इतने छोटे छोटे स्पोर होते हैं इनके अंडे के, या इतने छोटे अंडे होते हैं कि स्किन का जो पसीने वाला पोर होता है ना, इसके थ्रू भी 15 से 20 आगे इकट्ठे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत खतरनाक चीज होती है ये। तो वेक्टर पता लग गया आपको, प्लीज बेटा, वेक्टर क्या होती है, जो बीमारी कोज ना करे पर उनकी वजह से बीमारी फैलती है। ई कोलाई बैक्टीरिया पोल्यूशन इंडिकेटर है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अब तक हम ढूंढ चुके हैं, लगभग 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, यानी 230 बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की लगभग, और हमने 900 के करीब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढ लिए। अब देखिए ध्यान से भाई, आरएनए से डीएनए बनना क्या बोलते हैं, टेमेनिज्म। ये टेमिन और बाल्टीमोर ने 1970 में ढूंढा था। आरएनए से डीएनए बना है, डीएनए क्या गया, हमने लिख दिया सी डीएनए। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये शो करने के लिए कि इसका ओरिजिन आरएनए से हुआ है। डीएनए के आगे सी लिख दिया तो इसका मतलब बन गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्यों शो करते हैं हमें, ताकि हमें पता लग जाए कि इसका ओरिजिन आरएनए से हुआ है। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए जब रिसर्च चली तो जो कोर्नबर्ग साइंटिस्ट था ना, ध्यान से सुनो, कोर्नबर्ग, कोर्नबर्ग पहला आदमी था 1956 के अंदर जिसने डीएनए का टेम्पलेट यूज करके, यानी डीएनए का एक स्ट्रैंड यूज किया, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इसमें अल्कली डाल दो या हीट कर दो इसको, तो ये पहले तो डीएनए ऐसा था, फिर ये डीनेचुरेशन हो गया, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, इसके ऊपर नया डीएनए बना दिया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया, 37 डिग्री टेम्परेचर कर दिया,
और रॉ मटेरियल डाल दिया, तो नया डीएनए बन गया। तो कोरनबर्ग ने यह कहा कि ह्यूमंस है, ह्यूमन बॉडी जरूरी नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जरूरी नहीं है डीएनए बनाने के लिए। डीएनए को हम टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हैं, इन वाइट्रो डीएनए सिंथेसिस कर सकते हैं। एक तो डीएनए का टुकड़ा डाल दो, उसको अल्कली या हीट देके डीनेचुरेशन कर दो, और उसके ऊपर रॉ मटेरियल और डीएनए पॉलीमरेज डाल दो, 37 डिग्री टेम्परेचर कर दो, तो डीएनए बन जाएगा। यानी आर्टिफिशियल डीएनए पुराने डीएनए को यूज करके सबसे पहले किसने बनाया था? कोरनबर्ग ने। फिर ओकवा नाम का साइंटिस्ट था, ओकवा बोला भाई डीएनए बना सकते तो आरएनए बना सकते हैं। उसने क्या किया, डीएनए का सैंपल लिया, उसमें आरएनए पॉलीमरेज डाल दिया, थाइमिन की जगह यूरेसिल, डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर डाल दिया, ठीक है ना। तो ओकवा साइंटिस्ट ने क्या किया, ओकवा जो साइंटिस्ट है उसने आरएनए को टेस्ट ट्यूब में बना दिया। क्या किया उसने? आरएनए को टेस्ट ट्यूब में बना दिया। तो डीएनए तो बनाया था कोरनबर्ग ने, ओकवा ने बना दिया आरएनए। अब बात आती है कंपटीशन की। अब आता है यहां से एकदम से मोड़। हरगोबिंद सिंह खुराना दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री के एमएससी केमिस्ट्री करके जॉब की तलाश में थे, उनको यहां नहीं मिली, तो उन्होंने यूएसए गए वो, और वहां जाके उसने कुछ दिन तक कहते हैं पेट्रोल पंप पे भी काम किया, लाइब्रेरी में काम किया। उसके बाद उन्होंने वहां पे अपनी स्टडी को जारी रखा और एक रिसर्च फेलोशिप ली वहां पे। और पूरे वर्ल्ड में पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बिना डीएनए को यूज किए, बिना डीएनए को यूज किए आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए विदाउट डीएनए टेम्पलेट। कोरनबर्ग ने तो डीएनए टेम्पलेट यूज किया था, इसने तो टेम्पलेट भी यूज नहीं किया, और बिल्कुल एक एक नाइट्रोजनस बेस को रख के अपना ही आर्टिफिशियल जीन तैयार कर दिया 1970 के अंदर। ही मेड जीन फॉर कोडिंग थायरोसिन टीआरएनए ई कोलाई ऑफ 207 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला भाई। नोबेल पुरस्कार मिलते ही हमारे अखबारों में आया इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोबिंद सिंह खुराना। तो जिस संस्था में काम कर रहे थे उन्होंने कह दिया नहीं, इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोबिंद सिंह खुराना हैज डिस्कवर्ड आर्टिफिशियल जीन। अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो हरगोबिंद सिंह खुराना का नाम इसलिए पॉपुलर है। कोरनबर्ग ने तो, दोबारा सुन लो तीनों चीजें, कोरनबर्ग साइंटिस्ट ने तो डीएनए टेम्पलेट यूज किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, रॉ मटेरियल डाला, डीएनए पॉलीमरेज डाला, और 37 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, नया डीएनए बन गया। यानी टेस्ट ट्यूब में डीएनए बना दिया कि उसका ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं थी। ओकवा ने क्या किया, डीएनए लिया, आरएनए पॉलीमरेज लिया, क्योंकि डीएनए पे आरएनए बनता है, डीएनए पॉलीमरेज की जगह क्या ले लिया? आरएनए पॉलीमरेज। और रॉ मटेरियल में थाइमिन की जगह यूरेसिल ले लिया, डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर, तो आरएनए बना दिया। पर हरगोबिंद जी ने तो क्या किया, आर्टिफिशियली बना दिया बिना किसी डीएनए के। अब इनकी रिसर्च आगे जाती है तो मनसा या जीन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बनेगा फिर हम इसको बॉडी के अंदर एक्सप्रेस करवा देंगे भाई। अब देखो ये रहा, जैसे प्लीज एक डीएनए ये रहा, एक ये रहा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था इको R1 का है GAATTC। यहां से ये खुल गया, ये यहां से खुल गया बेटा, दोनों कट गए। ये इस एंड का नाम क्या हो गया? स्टिकी एंड। क्या नाम हो गया इसका? स्टिकी एंड। कोसाइट, कोहेसिव साइट, इजी टू ज्वाइन, और ये ज्वाइन हो गए। अब एक तो ये रेड कलर दिखा रखा था, ये ब्लैक दिखा रखा था, ये टाइप ए है, ये टाइप कौन सी है? ये डीएनए का नाम क्या हो गया भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे इसको हमें? ये अभी तक बेस बता रहा है, देखो ध्यान से प्लीज एक बार। सेम यहां पे देखो ध्यान से, मैं एक बार आपको करवा देता हूं। ये एक आती है डीएनए के ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिए, छोटा सा टॉपिक है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये सेम टेक्निक आएगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, बिल्कुल आसान है। रेड अलगी होती है जिसको रोडोफाइटा कहते हैं, जो समुद्र में तली में बिल्कुल नीचे मिलती है। सबसे ऊपर ग्रीन मिलेगी, बीच में ब्राउन मिलेगी, सबसे नीचे क्या मिलेगी? रेड अलगी।
रेड अलगी के अंदर क्लोरोफिल A+D होता है, इसमें गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो रेड अलगी होती है, इस रेड अलगी में से एक केमिकल निकलता है एग्रोज। क्या नाम ले लिया हमने? जैसे ग्लूकोज होता है ना, इस तरह का होता है। अब हम तो क्या किया करते, सबसे पहले एक बीकर में 100 ml पानी लो, उसको गर्म करो, उसमें एग्रोज घोल दो। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि एग्रोज घोलते रहो कि एग्रोज घुलना बंद हो जाएगा, यानी वो सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर उसमें वो डाल दो, जेल बन जाएगा। और वो जेल ना जैसे हनी नहीं होता, शहद होता जो, उसको एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक हमने टेबल के ऊपर ग्लास लिया, प्लेट, उसके ऊपर एग्रोज डाल दिया और इसको ऐसे काट लिया तो एक प्लेट बन गई, उसको बोलते हैं एग्रोज जेल प्लेट। क्या बोलते हैं? आजकल तो ये एग्रोज जेल प्लेट बनी बनाई भी आती है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ओवरऑल। कौन सा होता है? याद रखना इसका। अब क्या किया, मैंने डीएनए लिए किसी ऑर्गेनिज्म के, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हमने, अल्कली डाल दिया, सिंगल स्टैंडर्ड बन गए। अल्कली डालते क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कैसे बन जाएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड। इसके ऊपर 50-60 हमने ले ली रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, तो ये डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में से क्या निकाल लो? डीएनए। वो टेक्निक आगे आएगी। डीएनए को फिर क्या करें हमने, अल्कली डाल दी, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल क्या बन गए, या हीट कर दिया, थोड़ा सा डीनेचुरेशन हो गया। अब क्या हुआ, हमने उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, तो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, कोई छोटा बन गया, कोई बड़ा बन गया। इसको बोलते हैं जीन लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं इसको? जीन लाइब्रेरी। अब हमने क्या किया, ये जो एग्रोज जेल प्लेट थी ना, यहाँ पे छोटा सा हमने गड्ढा बना लिया, इसको वेल बोलते हैं। वेल का मतलब वैसे इंग्लिश में होता कुआ, पर कुआ नहीं, छोटा सा हमने डिप्रेशन सा एक बना दिया, पिट से बना दिए, और उसमें ये जो डीएनए है ये इसमें डाल दिए। इलेक्ट्रोफोरोसिस एक टेक्निक होती है बेटे, बात सुनो। डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। यदि मैं इस साइड में एक प्लेट लगा दूं और उसमें पॉजिटिव चार्ज दे दूं, और इस साइड में एक प्लेट लगा दूं, उसमें कौन सा चार्ज दे दिया हमने? नेगेटिव। तो क्या होगा, यहां पे वेल में क्या प्रेजेंट है? डीएनए के सेगमेंट प्रेजेंट है, कोई छोटा साइज है, कोई। जब हम हल्का सा करंट पास करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डीएनए किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। जो छोटा मॉलिक्यूल है वो दूर तक जाएगा, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो धीरे चलेगा, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए जेल प्लेट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या बोलेंगे? दोबारा सुनो बेटे, एग्रोजेल निकलता है रेड अलगी से, नीट में आता है इसलिए बता दिया मैंने आपको। एग्रोजेल से जेल प्लेट बना दिया हमने। जेल होता है ये, सॉलिड नहीं होता ना लिक्विड होता, जेल टाइप में होता है। इसमें वेल बना दिया, इसमें जो डीएनए लिए थे उसमें अल्कली डाल दी, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिए, वो स्पेसिफिक साइट से काट देंगे उसको, तो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, अलग अलग साइज के होंगे। इसको जीन लाइब्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस जीन लाइब्रेरी में से जीन ये लिए, जीन, जीन का मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के छोटे बड़े सेगमेंट को हमने इन कुओं में डाल दिया भाई, इन गड्ढों में डाल दिया, और हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। जिस साइड में हमने वेल लिया है उस साइड में देंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यदि पॉजिटिव लिया तो यहीं से कूद जाएंगे, ये पॉजिटिव देंगे दूसरी साइड में, और उनको 2-3 घंटे के लिए इतना करंट भी नहीं देंगे कि जल जाए सब कुछ, हल्का करंट बैटरी वाला। तो जैसे ही देंगे तो डीएनए धीरे धीरे आगे चले जाएंगे। हमें दिखा नहीं देगा, अभी डीएनए दिखा नहीं देगा हमारे को, मैं बताऊंगा कैसे देखना है उसको। फिर छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है, वो ज्यादा मूव करेगा, बड़ा मॉलिक्यूल कम मूव करेगा। सुबह इसके अंदर एक डाई डाल दो, इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी डाई डालेंगे? नीट में आता है। कौन सी डाई से डीएनए को देख सकते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। और अल्ट्रावायलेट लाइट देखो, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे इसके ऊपर
तो ये बिल्कुल इथिडियम ब्रोमाइड डाल के अल्ट्रावायलेट डालेंगे तो ये कैसे कलर के दिखाई देंगे भाई आपको? ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे, रेडिश ऑरेंज टाइप में दिखाई देंगे। ये आता है। यदि नहीं दिखाई दिए इसका मतलब डीएनए आगे नहीं गए हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस। और क्योंकि ये एग्रोजेल के ऊपर हुआ है तो इसको बोलते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल अपनी अपोजिट चार्ज की तरफ जाते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज हैं तो किसकी तरफ जाएंगे? ये पॉजिटिव तरफ जाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्योंकि ये जेल में हुआ है, एग्रोजेल में हुआ है, तो इसको बोलते हैं एग्रोजेल प्लेट इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक। अब क्या करेंगे? ये सेगमेंट ले हो गया अलग अलग। अब हम क्या करेंगे? इसको धीरे धीरे एक ऐसा केमिकल डालेंगे कि एग्रोजेल प्लेट घुल जाए और डीएनए हमारे पास बचा रह जाए। इस प्रोसेस का नाम होता है इल्यूशन। क्या नाम होता है? यानी दैट सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोजेल, इसमें से काटेंगे, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल प्लेट, जेल पीसीस इज कॉल्ड इल्यूशन। केमिकल से भी कर सकते हैं, एक एक डीएनए को अलग निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? ये तो इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग अलग कर लिया। जीन लाइब्रेरी में तो क्या था, इकट्ठे थे सारे। अब अलग अलग साइज के सेपरेट आउट किए हैं तो वो किसमें किया हमने? इल्यूशन डाल के। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है बेटे, बार बार आती है, क्वेश्चन आता है इसमें से बार। मैं बता रहा हूं, डीएनए निकाला, डबल स्टैंडर्ड को किसमें बनाया? सिंगल स्टैंडर्ड, अल्किलिया ईट देके। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर नाइफ, चाकू लेके इसको काट दिया। जब फिर हमने क्या किया? जीन लाइब्रेरी बन गई। अब इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डाल दिया और इसको देखने के लिए कि सेपरेट हुए नहीं हुए, इथिडियम ब्रोमाइड डाला और अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी उसमें। क्या डाल दी? अल्ट्रावायलेट। ठीक है। फिर इसको इल्यूशन टेक्निक से अलग अलग कर लिया। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया भाई। क्लियर? समझ में आ गया? पेपर में आता है बार बार। नेक्स्ट आता है इल्यूशन का मतलब चाकू लेके एक एक को निकाल दे डीएनए को, या केमिकल से बाकी एग्रोजेल को डिसॉल्व कर दे, डीएनए बच जाएगा तेरे पास। वो इल्यूशन होता है। एडजॉर्बेंट होता है जिसके ऊपर चिपका ना, ये एग्रोजेल के ऊपर डीएनए चिपका हुआ है ये, तो इसको निकालना इससे अलग करके। एडजॉर्बेंट सरफेस होती है जिसके ऊपर चिपका है डीएनए, इससे अलग करना तरीका, इसको बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलेंगे? इल्यूशन। अब देखिए ध्यान से भाई, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर जाके, वायरस गया बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल डीएनए को इनएक्टिव किया, अपना डीएनए इसमें इंजर्ट कर दिया और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। इस साइकिल का नाम होता है लाइटिक साइकिल। क्या नाम होता है? एक वायरस कैसे बैक्टीरिया के डीएनए को इनएक्टिव करके बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को अपनी मशीनरी यूज करके, मतलब बैक्टीरिया के राइबोसोम को वायरस अपने अंडर कंट्रोल करके अपना प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन और डीएनए बनाता है। ठीक है। और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। इस साइकिल का नाम क्या हो गया? लाइटिक साइकिल। क्या नाम हो गया? और कुछ समय के लिए कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया के डीएनए और वायरल के डीएनए जुड़े रहते हैं कुछ समय के लिए, यानी जब एक दो जनरेशन तक, तो उसका नाम होता है लाइसोजेनिक साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वायरस। बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, एक से दो बन जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं बैक्टीरिया के अंदर तो तीन तरह से होता है। कंजुगेशन। क्या बोलेंगे? कंजुगेशन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड होता है वो तो मेल बैक्टीरिया हो गया, जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता वो क्या हो गया? फीमेल। ठीक है ना। पिलाई होते हैं वो एक्सटेंडेड होकर क्या बना देती हैं? कंजुगेशन ब्रिज बना देते हैं। और प्लाज्मिड एक से दो डिवाइड करके एक प्लाज्मिड फीमेल बैक्टीरिया में चला जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया, फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रिसेप्टर बैक्टीरिया इज कॉल्ड, थ्रू कंजुगेशन ब्रिज इज कॉल्ड कंजुगेशन। ये भी एक प्राइमरी मोड होता है, प्रीमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। ये प्रीमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं कंजुगेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डेफिनेशन ध्यान से सुन लो। एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एब्जॉर्ब द डीएनए फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम एंड एक्सप्रेस इनसाइड ओन बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होती है कि बाहर के जीन को अपने अंदर ले लेता है ऑटोमेटिकली और बाहर के जीन को अपनी बॉडी में एक्सप्रेस करवा देता है। इसका नाम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस या बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस और बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। यदि ट्रांसडक्शन ह्यूमन सेल में होना तो इसको ट्रांसफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफेक्शन। अब देखिए ध्यान से भाई, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी बना दिया है साइंटिस्ट ने, इसका नाम होता है PBr322, प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगोज। बोलीवर और रोड्रिगोज ने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना दिया। क्या बना दिया? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। सुनते रहो बिल्कुल ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो बार बार हमें बैक्टीरिया के प्लाज्मिड की जरूरत ना पड़े, इसलिए साइंटिस्टों ने अपना आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना लिया। यह शुरुआत कब हुई? जब से हरगोबिंद खुराना जी ने अपना आर्टिफिशियल जीन बना लिया। इसी तरह बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना चुके हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना चुके हैं। यह है PBr322। पेपर में पूछा जाता है 3 कंपोनेंट क्या होते हैं PBr322 में, या किसी भी वेक्टर में 3 चीजें होनी क्या जरूरी है? 3 चीजें होनी कौन कौन सी जरूरी है? नंबर 1 होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या जरूरी होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहां से रेप्लिकेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। ये है रीजन ऑफ प्रोपोगेशन, यहां से आगे की तरफ बढ़ता है रेप्लिकेशन होना। अब यहां पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। इसके लिए मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं क्या होता है। किसी बैक्टीरिया के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस जीन नहीं होते। मान लीजिए आज मुझे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, मैंने टैबलेट ले ली एजिथ्रोमाइसिन, मैं ठीक हो गया। अगली बार फिर हो गया, मैंने फिर एजिथ्रोमाइसिन ले ली। हम देखेंगे उस एजिथ्रोमाइसिन से काम ही नहीं करी, मेरी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करी। गोली तो खा रहा हूं मैं और आराम नहीं हो रहा मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में जो बैक्टीरिया थे ना, उनके अंदर एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस जीन डेवलप हो गए। यानी जिस बैक्टीरिया के अंदर, जैसे ये बैक्टीरिया है और ये PBr322 डाल दिया उसमें, इसमें 2 जीन है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, ये एंटीबायोटिक है। जिस बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होना और वो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आ गया, या कल्चर मीडिया में डाल दिया बैक्टीरिया को, और उस कल्चर मीडिया में मैंने एंटीबायोटिक डाल दी टेट्रासाइक्लिन। नॉर्मल बैक्टीरिया तो टेट्रासाइक्लिन डालते मर जाएगा, पर वो बैक्टीरिया जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डेवलप हो चुका है, यहां से लेकर यहां तक जो ये जीन डेवलप हो चुका ना, ये ऐसा केमिकल बनाएगा जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट काम करेगा। यानी टेट्रासाइक्लिन का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताओ भाई, ये PBr322 एक बैक्टीरिया में डाल दिया, इसमें कितने जीन हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन? टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन। ठीक है, मैं कल्चर मीडिया में टेट्रासाइक्लिन डाल दूं, बैक्टीरिया मरेगा, जिएगा? देखो प्लीज बिल्कुल दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो आप। मैंने कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करवाए। शुरू में उस बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक डाल दी। टेट्रासाइक्लिन नाम की क्या डाल दी? सारे बैक्टीरिया मर गए। कुछ समय बाद फिर और बैक्टीरिया कल्चर करे, मैंने फिर टेट्रासाइक्लिन डाल दी। तो अब क्या हुआ, बैक्टीरिया कुछ एक मर गए, कुछ एक सर्वाइव कर गए। जो सर्वाइव किए ना, इसका मतलब उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो चुकी है। ऐसे ही हमने फिर क्या किया, उनके अंदर एम्फिसिलिन डाल दिया, बैक्टीरिया मर गए। फिर जो बचे उन्हें फिर डाल दिया। एक स्टेज ऐसी आ गई
कि एम्फिसिलिन से भी बैक्टीरिया मरने बंद हो गए। यानी उन बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डेवलप हो गए। ये अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रेन चेंज हो जाती है। जो बैक्टीरिया एक नॉर्मल एंटीबायोटिक से मरता था, वो अब नॉर्मल बैक्टीरिया के प्रति, नॉर्मल एंटीबायोटिक के प्रति उसमें क्या डेवलप हो गया है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो चुकी है। अरे जैसे पहले मम्मी आपको कहती क्यों नहीं पढ़ती, आप रोने लग जाते, पढ़ने लग जाते। अब स्टेज ऐसी आ गई, मम्मी भी कह लेती है, पापा भी कह लेते हैं, रेजिस्टेंस जीन डेवलप हो गया, यानी फर्क ही नहीं पड़ता किसी का कुछ भी। तो सेम बैक्टीरिया के अंदर भी होता है बेटा। अब एक बात बताता हूं आपको मैं, जो पीबीआर 322 ने क्या देखा, एक या दो तीन चार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले लिए, इसने दो ले लिए। ये जो साइट है ना, PST1, PUV1, EcoR1, BAMH1, ये सारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है। अब पेपर में आता है टेट्रासाइक्लिन जो जीन होता है रेजिस्टेंस जीन का, उसके अंदर कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट यूज की है, दो, BAMH1, SAL1। उसी तरह एम्फिसिलिन में कौन सी यूज की है, PYU1, PST1। अब एक बात बताओ भाई, प्लीज ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान रखो। यहां पर ये प्लाज्मिड है, कैप देना एक की, सपोज करो ये पूरा एक प्लाज्मिड है, ठीक है, इतना ही देखो बस, यहां से लेकर यहां तक ये है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यहां से यहां तक इतना, ठीक है। मैंने कोई बाहर से जीन लिया, आरई से काटा, इसको भी आरई से काटा, आरई का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, ठीक है, मोलिकुलर सीजर से काट लिया। अब हमने क्या किया, जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था इसको बीच में तोड़ दिया, कोसिव साइट है, इसकी भी कोसिव साइट है। अब ये बाहर का एलियन जीन मैंने इसमें डाल दिया, अब ये प्लाज्मिड क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया ना, क्या बन गया, काइमेरिया डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब जो ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, जब मैंने बीच में से तोड़ दिया, नया जीन डाल दिया, क्या ये जीन काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि टुकड़े कर दिया आपने इसके। एम्फिसिलिन जीन जो एक इकट्ठा था ना, एक यूनिट थी, वो आपने इसके दो टुकड़े करके बीच में जीन इंजर्ट कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पावर थी, पर जब हमने बाहर से को नया जीन डाल दिया तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की पावर क्या होगी, खत्म होगी। दिस इज कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, नीट में आता है ये इंजर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। यानी यदि आपने इसके अंदर जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है, देखो ये जो दिखा रखी ना रिकॉग्निशन साइट है, ये टेट्रासाइक्लिन की रिकॉग्निशन साइट कौन सी है, BAMH1, SAL1। एम्फिसिलिन में कौन सी होती है, PST1, PVU1। यानी ये यदि टेट्रासाइक्लिन मान लो, ये टेट्रासाइक्लिन है, हमने इसमें से काट दिया ऐसे, और बीच में कोई बाहर का जीन इंजर्ट कर दिया, तो जो पहले जीन काम कर रहा था वो काम अब नहीं करेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं इंजर्ट करना, इंजर्शनल इनएक्टिव क्या हो गया, ये जीन हो गया। अरे आपकी गर्दन काट के पुस्तक रख दें और फिर गर्दन रख दें वापस से, क्या आप काम करोगे अब, क्योंकि बाहर की बुक लेके मैंने आपकी गर्दन के बीच में और शरीर के बीच में रख दी, तो इनएक्टिव नहीं होगी, आपका पूरी बॉडी क्या होगी, इनएक्टिव होगी। दिस इज कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। बेटा 11:15 बजाएंगे सर, बैठ जाओ तब तक। तो अब देखो ध्यान से भाई, when foreign gene inserted in BAMH1, SAL1, ठीक है ना, in tetracycline gene, then tetracycline will become non-functional due to injectional inactivation। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, यानी कोई भी, ये उल्टा कैसे हो गया, चलो ये यहां से आ गया, उल्टा कर दिया भाई। देखो ध्यान से, फिर हम ये देखने हैं कि कोई भी जीन इंजर्ट कैसे होता है। एक टेक्नोलॉजी और आगे नहीं, हमने प्लाज्मिड में कई बैक्टीरिया कलर बनाते हैं, ब्लू कलर हो गया जैसे किसी बैक्टीरिया का, किसी का वायलेट कलर हो गया। हमने देखा भाई प्लाज्मिड में एक जीन होता है, उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मिंग जीन। वो क्रोमोजन केमिकल बनाता है, यानी जो कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं वो बनाता है।
मान लीजिए यही प्लाज्मिड है, ये वो जीन है जो ब्लू कलर बनाता है, क्रोमोसोम फैक्टर बनाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर बनता है। ठीक है, देखो क्या लिख दिया, ब्लू कलर आ रहा है तो मतलब नो जीन इंजर्ट। यदि किसी प्लाज्मिड में ये जो रीजन हमने देखा है ये ब्लू कलर बनाता है, तो बैक्टीरिया कैसे हैं, सारे सारे भाई ब्लू कलर के हैं। अब हमने क्या किया, रिकॉग्निशन साइट में बाहर के जीन को इसमें डाल दिया, क्या बैक्टीरिया का ब्लू कलर बनेगा? नहीं बनेगा। यानी ये शो हो गया कि बाहर का जीन, एलियन जीन, फॉरेन जीन, डिजायरेबल जीन अपनी प्रॉपर जगह इंजर्ट हो चुका है। तो यदि ब्लू कलर आ रहा है तो नो जीन इंजर्ट, यदि कोई कलर नहीं बना इसका मतलब क्या बन चुका प्लाज्मिड, अब रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बन चुकी है उसकी। प्रेजेंस ऑफ इंजर्ट रिजल्ट इनटू द इंजरेशनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। क्लियर समझ में आ गया आपको? किसी वेक्टर में क्या चीज होनी जरूरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर पीबीआर 322 ने क्या लिया है, टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे रिकॉग्नाइजेशन साइट। उसी तरह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसमें ट्रांसफेरेज डीएनए होता है, इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है जो कि बीमारी खोज करता है पौधों के अंदर, क्राउन गाल डिजीज या ट्यूमर इन प्लांट्स। यदि इसमें कोई बाहर का जीन में डाल दूं, ठीक है, इसमें बाहर का जीन डाल दूं और इस बैक्टीरिया को मैं पौधे की जड़ में छोड़ दूं तो 2-3 महीने बाद उसके फ्रूट में वो जीन आने लग जाएगा। अब चलो एक बात बताता हूं आपको क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाते हैं। हमारे जो भी बंदे हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में या जो मिड जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के नजदीक जो बंदे नहीं रहते, तो हम देखते हैं वहां पे थायराइड की बीमारी बहुत होती है, हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि जो आदमी समुद्र पे ऊपर डिपेंड करता है ना, वहां पे आयोडीन होता है नमक में। तो जो मछली वगैरह खाते हैं ना या सी फूड खाते हैं, उनके अंदर कभी भी जिंदगी में थायराइड की बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल और मेल के अंदर 45-50 साल के बाद थायराइड की बीमारी हो जाती है। पूरी उम्र हमारे को 25-30 50-75 100 mg की थायरोक्सिन या अल्ट्रोक्सिन गोली खानी पड़ती है लेवल के अनुसार। अब कारण क्या होता है, क्योंकि हम सी फूड नहीं खाते। मान लीजिए जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसमें से मैंने एक जीन निकाला, वो जीन बनाता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। क्या बनाता है? अब उस जीन को निकाल लिया जीन मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोबारा उसको अलग कर लिया। अब मैंने क्या किया, उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड है, टीडीएनए बोलते हैं, उसके प्लाज्मिड को बाहर निकाल के उस थायरोक्सिन नाम के जीन को इसमें डाल दिया। अब उसको वापस बैक्टीरिया में डाल के, अब वो बैक्टीरिया होगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। क्या हो गया? अब उसकी कॉलोनी बना के मैंने क्या किया, सेब के पौधे के जड़ में डाल दिया और 2-3-4 महीने बाद हम देखे जो कि जो अंदर पहुंच गया वो। और इसकी एबिलिटी होती है कि ये पौधे में जाके अपने जीन को क्या करवा देता है, एक्सप्रेस करवा देता है। इसलिए तो इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। अब क्या किया, जब ये जाके पौधे में जाके एक्सप्रेस करेगा तो क्या सेब जो लगेगा उस सेब के अंदर थायरोक्सिन होगा क्या? पर कितना होगा वो हम अमाउंट देख लेंगे। यदि हम किसी पेशेंट को ये ना कहें कि दवाई खा ले तू, हम ये कह दें भाई आधा सेब खा लिया कर डेली, जरूरी है खाना ये, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उस बंदे के अंदर तो थायरोक्सिन की कमी है, बिना मेडिसिन के ही उसके अंदर मेडिसिन पहुंच जाएंगी। पर फायदा तो ये हो गया कि उसको बिना बताए मेडिसिन उसके अंदर पहुंच गई और उसका दवाइयों से पीछा छूट गया। नुकसान क्या होगा? एक तो पहली बात तो ट्रांसजेनिक जो फूड होते हैं ना बहुत महंगे आएंगे। वैसे सेब 100 रुपए किलो मिलेगा तो 1000 रुपए किलो मिलेगा वो। दूसरी बात, हो सकता है उससे एलर्जी हो जाए। तीसरा, मान लीजिए हमने कोई ट्रांसजेनिक फूड बनाया, गलती से किसी पशु ने खा लिया, उसकी तो जान चली जाएगी, क्योंकि उसके मालिक को हमने बैक्टीरिया को मारने के लिए ऐसा जीन बना दिया। ट्रांसजेनिक फूड खाने से गाय भैंस ने के पेट में सारे बैक्टीरिया मर गए, तो रूमिनेंट बैक्टीरिया मर गए, तो सेलुलोज को कौन डाइजेस्ट करवाएगा? क्योंकि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑलवेज सिम्बायोटिक इन नेचर। यदि गाय भैंस के पेट के सारे बैक्टीरिया मर गए तो सेलुलोज नाम कैसे डाइजेस्ट करेंगे? सेलुलोज नाम का एंजाइम कहां से निकलेगा? इकोनॉमिकल कंसर्न होता है, आम आदमी के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होगी ट्रांसजेनिक फूड की, ठीक है ना। वो अगले चैप्टर में हम धीरे धीरे बताएंगे। अब देखो ध्यान से,
कॉम्पिटेंट होस्ट, भाई जो जीन डालना है ना हमने वो ऐसे होस्ट में डालना है जहां पे उसका रिजल्ट भी मिले। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नीट की तैयारी करवा रहा हूं, अब मैं यही बात छठी क्लास के बच्चे को पढ़ाने लग जाऊं, क्या समझ में आएगा उसको? नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके लिए कॉम्पिटेंट है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो जीन जिसमें डालेंगे ना ऑर्गेनिज्म में, वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट होना जरूरी है, ठीक है? ऐसे ही प्लाज्मिड, प्लाज्मिड तो यूज कर लिया हमने, पीबीआर 322 यूज कर लिया। मान लीजिए जीन बहुत बड़ा है, तो हमने और तरह के वेक्टर भी बना लिए, जैसे कोसमिड। कोस तो साइट ले ली वायरस की, कोस साइट किसकी ले ली हमने? वायरस की। देखो ध्यान से, जैसे ये प्लाज्मिड ले लिया और ये वायरस का डीएनए ले लिया, तो हमने क्या किया, ये बड़ा बना लिया हमने। तो ये देख लो, ये जो पोर्शन लिया ना हमने, कोस साइट जो ली है, वो तो ले ली हमने किसकी? वायरस की। ये जो आगे वाला पोर्शन तो ले लिया हमने वायरस का, और ये बीच वाला पोर्शन ले लिया हमने प्लाज्मिड का, इसको बोल दिया हमने कोसमिड। उल्टा लिया है तो फेजमिड। ऐसे ही वेक्टर ले लिए जो प्रोकैरियोटिक में भी काम करते हैं, यूकैरियोटिक में भी काम करें, उसका नाम होता है शटल वेक्टर। क्या नाम होता है? शटल वेक्टर। एक होता है जंपिंग जीन, ट्रांसपोजन बोलते हैं, जो डीएनए अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, आज यहाँ है कल वहां है, दूसरी जगह चेंज करते रहते हैं। ऐसे डीएनए का सीक्वेंस जो स्टेबल नहीं है, जो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, उसको जंपिंग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जंपिंग जीन या ट्रांसपोजन एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी भी सेल के अंदर, जैसे ह्यूमन सेल ली, अब ह्यूमन सेल में हमने को जीन डालना है, तो उसके 3-4 तरीके हैं। पहला तो होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी कैल्शियम क्लोराइड डाल दो या थोड़ा सा करंट पास कर दो, ठीक है ना? जैसे सेल लिया हमने ह्यूमन, हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ह्यूमन सेल ले ली भाई, ठीक है? हमने बाहर के जीन इसमें डालने हैं, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो। इलेक्ट्रिक करंट पास होते क्या हो जाता है? प्लाज्मा मेमोरी परमिएबल हो जाती है और बाहर के जीन अपने आप ऑटोमेटिकली सेल में पहुंच जाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या बोलेंगे इसको हमें? दूसरा होता है डीएनए लिया, जीन लिए, एक पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जीन गन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जीन गन। उसको एन से इंजर्ट किया और वो एक झटके में डीएनए को इसमें डाल देगा, ठीक है? तीसरा होता है फाइन नीडल की सहायता से। नीडल की सहायता से भी हम जीन ह्यूमन सेल में डाल सकते हैं, यानी माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। एक होता है बायोलिस्टिक या जीन गन बोलते हैं। तीसरा क्या बोलते हैं? डिसआर्म्ड पैथोजन। ऐसा पैथोजन ले लें जो बीमारी को जो ना कर सके पर जीन अंदर डाल सकता हो, तो क्या बोलेंगे उसको हमें? डिसआर्म्ड पैथोजन। यानी वो पैथोजन तो है, एबिलिटी तो है उसको अफेक्ट करने की, पर उसके अंदर कोई हार्मफुल जीन ही नहीं है, तो वैसे बॉडी में घूमता रहे, तो हमें मन चाहे जीन उसमें डाल देते हैं और वो ह्यूमन को अफेक्ट कर जाता है और वहां पे जाके एक्सप्रेस कर देता है। ऐसे ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगे हम आपको डीएनए आइसोलेशन का। बेटा देखो ध्यान से, मान लीजिए हमने बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है। बैक्टीरिया क्या होता है? जैसे पाउडर नहीं होता ग्लूकोज का, ऐसे मिलेगा आपको इकोलाई बैक्टीरिया लैब के अंदर डिब्बे में। उसको पानी में घोलो और उसमें क्या डाल दो? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिजोल्व कर देगा। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जो स्मॉल पार्टिकल हैं सुपरनेंट उसको डिस्कार्ड कर देंगे, नीचे हैवी मेटेरियल बच जाएंगे, यानी डीएनए वगैरह बच जाएगा। एक पार्टिकुलर आरपीएम रोटेशन पर यूनिट पे घुमाते हैं, फिर डीएनए को हम उसको आइसोलेट कर देते हैं। सेलुलोज प्लांट सेल से डीएनए निकालना है तो क्या करेंगे? सेलुलेज नाम का एंजाइम डाल लेंगे। फंजाई सेल वॉल से निकालना है तो क्या बोलेंगे भाई? काइटिनेज। उसी तरह आरएनए बच गए तो किससे डाइजेस्ट करवा देंगे इसको? राइबोन्यूक्लियेज। प्रोटीन बच गया तो प्रोटीनियज। तो एंजाइम की सहायता से जो जो वेस्ट बचेगा ना उसको हमें निकालते रहेंगे भाई, और फिर डीएनए से आ जाएगा। ये आइसोलेशन करके दिखाएंगे यहाँ पे आपको छुट्टियों के बाद ना, हम डीएनए बिल्कुल निकाल देंगे। डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, इस तरह का दिखाई देगा बस आपको, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए एक सी के अंदर, यानी G1 फेज ऑफ सेल साइकिल में, हैप्लोइड लिख लो इसके आगे, हैप्लोइड, यानी
डीएनए कंटेंट इन 1C, 1C का मतलब होता है G1 फेज ऑफ सेल साइकिल में 3.2 पिकोग्राम होता है हैप्लोइड सेल के अंदर। डिप्लोइड नहीं है ये, क्या आगे हैप्लोइड है। उसी तरह डीएनए साइज हैप्लोइड सेल के अंदर 3.2 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये 2 बेस पेयर हो गए। ऐसे ऐसे 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ये वैसे याद कर लेना, जनरल नॉलेज के लिए है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक बहुत। मान लीजिए किसी आदमी, किसी वुमन की डेड बॉडी मिली, तो डेड बॉडी मिली तो जब एफएसएल वाले आते हैं ना, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले, तो उसको बिल्कुल गहन अध्ययन करते हैं वो। उसके नाखून में, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को मारने की ट्राई करेगा तो बचाने की तो कोशिश करेगा ना वो। तो मान लीजिए किसी आदमी को एक बार ऐसे भी हाथ मार दिया ना, बेशक यहाँ पे स्किन कटी नहीं है, इसके डीएनए इसमें आ जाते हैं। इवन मैंने नाखून से ऐसे मुंह पे यदि स्क्रैप कर लिया ना एक बार, तो स्क्रैच किया है, बेशक यहाँ पे निशान नहीं आए, फिर भी डीएनए इसमें जा चुके हैं। वो क्या करते हैं, नाखूनों से, नीडल से डीएनए लिया। इस डीएनए से कैसे पहचानेंगे किसने किया काम? मान लीजिए यहीं पे को रह गया, तो फिर क्या करेंगे, फैसल वाले उसका सैंपल लेंगे, फिर हम सबका सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल, फिर मैच करके देखेंगे। मान लीजिए इससे मिल गया, तो इसे प्यार से पुलिस पूछ लेगी, बेटा क्या किया था बता दे। तो जो चीज आती है ना, ये कैसे मैच करते हैं, वो आती है पीसीआर, पुलिस कंट्रोल रूम नहीं, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ध्यान से सुनो, कोर्नबर्ग ने कहा था भाई टेस्ट ट्यूब में डीएनए ले लो, डीएनए पॉलीमरेज ले लो, 37 डिग्री सेल्सियस कर दो, डीएनए बन जाएगा नया। यहां पे क्या किया भाई, प्लीज ध्यान से देखें, एक थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया वोल्केनो के पास पाया जाता है, ज्वालामुखी के पास पाया जाता है, जो कि 90 डिग्री, 70 80 90 डिग्री पे भी जिंदा रहता है। तो जिंदा रहता है तो बैक्टीरिया जब डिवाइड करता होगा, डीएनए बनाता होगा, उसमें से एक एंजाइम निकाल लिया, टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, जो 72 से 90 डिग्री पे काम करता है भाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 3 स्टेप होते हैं। कैरी मुलिस ने इसको ढूंढा था, 1985 में नोबेल पुरस्कार मिला था उनको, माइकल स्मिथ के साथ उन्होंने ये पुरस्कार लिया था। 3 स्टेप होते हैं डीनेचुरेशन। जो छोटा सा नाखून में से डीएनए लिया है ना, सबसे पहले उसको हीट कर दो। क्या कर दो? हीट कर दो, या उसमें अल्कली डाल दो, या क्या डाल दो उसमें, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचुरेशन हो जाएगा, अलग अलग खुल गया। अब जब ये दोनों अलग अलग खुल गए, डीएनए के ऊपर डायरेक्ट डीएनए कभी नहीं बनता, पहले क्या बनता है, छोटा सा आरएनए जुड़ता है, 5 to 3 डायरेक्शन पे बनता है, आरएनए बन गया। इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर एनेलिंग। क्या बोलेंगे? पहला तो हो गया डीनेचुरेशन, दूसरा हो गया आरएनए प्राइमर एनेलिंग। फिर हमने रॉ मटेरियल डाला और टेक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डाल दिया, थर्मस एक्वेटिकस। क्या बोलेंगे इसको हमें? थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। 20 मिनट में ये 9 डीएनए बन गए, ये न्यू डीएनए बन गए, ये ओल्ड डीएनए, ये है न्यू डीएनए, ये वाले, ये तो न्यू है, और ये वाला कौन सा है? ओल्ड। यानी आधे घंटे में आपको एक डीएनए की कॉपी बन गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको रिपीटेड डाल दें, 30-40 बार घुमा लें, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ डीएनए बन जाएंगे। अब उन डीएनए को हमने अलग अलग रख लिया, और मान लीजिए 1 लाख आदमियों का सैंपल लिया और उस डीएनए से मैच कर लिया। 1 लाख में से डीएनए एक के ही मिलेंगे, और जिसके मिल गए बाकी सबको घर भेज देंगे, पुलिस वाले उसको बिठा के खाना खिलाएंगे, आजा भाई तू बता दे अब तूने क्या किया था। ये होता है बेटा, मतलब क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या पीसीआर टेक्निक के द्वारा, इस छोटे से स्टेप से, छोटे से इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी से हो जाता है ये। डीनेचुरेशन, आरएनए प्राइमर एनेलिंग और पॉलीमराइजेशन, या एक्सटेंशन बोलते हैं। इसके अंदर खास बात ये होती है, नोट कर लो बेशक, जो डीनेचुरेशन होता है ना, वो करते हैं हम अबो 90 डिग्री, इस पे करते हैं 94 से 96 डिग्री पे। फिर हम करते हैं प्राइमर एनेलिंग, ये होता है 40 to 60 डिग्री, यहां लिख लो ना,
डीनेचुरेशन के आगे लिख लो 94 टू 96 डिग्री, एनलिंग के आगे लिख लो 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस, और पोलीमराइजेशन होता है 72 डिग्री पे। यानी पहले टेम्परेचर ज्यादा चाहिए डीनेचुरेशन के लिए, पोलीमराइजेशन के लिए कम चाहिए, 40 से 60 पे हो जाता है, और एक्सटेंशन हो जाता है भाई 72 पे। इससे क्या होता है, मान लीजिए आज कोई मेरे अंदर बीमारी है, कोई पैथोजन है, कोई डीएनए मेरे अंदर कोई पैथोजन है जो बीमारी कोज नहीं कर रहा, पर अब तो बॉडी में अंदर है ना, तो मैं पीसीआर टेक्निक से उसकी मल्टीपल कॉपी करके पहले ही निकाल सकता हूं। इसलिए उस समय से पहले यदि मैं इलाज करूंगा तो ठीक हो सकता हूं। इसी तरह मान लीजिए एड्स वायरस आज अंदर गया किसी ह्यूमन के अंदर, 6 महीने से लेकर 10 साल तक का इनक्यूबेशन पीरियड होता है। 6 महीने से पहले तो ये मतलब जैसे आज इंटर किया है तो 2-3 महीने तो टेस्ट में भी नहीं आएगा, पर यदि उस टाइम ब्लड लेके उसका पीसीआर करके तो उसका पता लग जाए तो शुरू में इसका कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है। किसी भी पैथोजन को, या मान लीजिए कैंसर्स है, कोई वायरस होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म में, उसकी पहले डिटेक्शन हो जाए तो हम इलाज शुरू में कर सकते हैं। आप देखो ध्यान से भाई, वो होस्ट जिसमें बाहर से जीन डाला गया है उसका नाम होता है हीट्रोलोगस होस्ट। क्या बोलेंगे इसको हमें? हीट्रोलोगस होस्ट। एक बार क्या हुआ था देख बताऊंगा आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। हमने देखा भाई सुअर के अंदर या भैंस के अंदर जो वजन ज्यादा बढ़ता है ना, बियोवाइन ग्रोथ हार्मोन होता है, बियोवाइन, बीजीएच, बीजीएच, उसका जीन निकाल लिया बेटा हमने। वो जीन निकाल के हमने चूहे के जाइगोट में डाल दिया। किसमें डाल दिया? अब जो चूहा बना ना वो कुत्ते जितने साइज का बन गया, ठीक है ना। बिल्ली देख के भाग गई, मतलब जब चूहा देखा बिल्ली ने तो बिल्ली से भी बड़ा मिला, तो बिल्ली खाएगी क्या उसको? नहीं खा सकती उसको। तो ये जो होता ना, तो ऐसी जो माइस है ना उसका नाम होता है ट्रांसजेनिक माइस। क्या नाम होता है? ऐसी। इसी तरह हमने क्या देखा, गाय जो काऊ है, या ये कह सकते हैं जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अपने जो बेबी को फीड करते हैं, मिल्क पिलाते हैं, उसमें लैक्टोअल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है? हमने उस जीन को निकाला जिससे लैक्टोअल्बुमिन बन रहा है, और उस जीन को निकाल के हमने गाय या भैंस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जो गाय भैंस का दूध होगा उसमें भी क्या मिलेगा? तो किसी को यह कहने की जरूरत नहीं है जिसने अपने माँ का दूध पिया है आए बार, जिसने गाय का दूध पिया है लैक्टोअल्बुमिन है वो भी बाहर आ सकता है। तो ट्रांसजेनिक काऊ नहीं होगी बेटे, वो क्या होगी? ट्रांसजेनिक काऊ। उसी तरह हमने देखा जेलीफिश के अंदर एक जीन होता है जिससे जेलीफिश रात को चमकती है, बायोलुमिनेसेंस होता है, चमकता है भाई वो। हमने उस जीन को निकाला और बंदर के जाइगोट में डाल दिया। किसमें डाल दिया? बेटा प्लीज, जैसे ही हमने बंदर के जाइगोट में बायोलुमिनेसेंस वाला जीन डाल दिया, अब जो बंदर बनाना वो रात को चमकता था, पेड़ पे बैठा तो दूर से पता लगता बंदर बैठा हुआ है, उसका नाम होता है ANDI, एंडी मंकी। सच में रियलिटी बताता हूं आपको, एंडी मंकी, एंडी मंकी। अब चलो कोई बात नहीं प्लीज, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जो आप देखोगे ना कि ट्रांसजेनिक एनिमल बना चुके हम। क्या बना चुके हैं? इसी तरह मछली क्यों पाली जाती है? जितनी ज्यादा बड़ी मछली होगी, जो फार्मर होगा उसको उतना ही फायदा होगा ना। हमने वही ग्रोथ हार्मोन वाले जीन लिए और मछली के खाने में मिला मिला के डाल दिए। अब मछलियों का वजन जहां 1 किलो था वहां 5-5-6 किलो का हो गया, तो किसान को फायदा हुआ ना। तो ये जो रिसर्च चल रही है ना, ये बायोमास बढ़ाने के लिए, तो हम इनको यूज कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है भाई प्लीज, ये एक बार थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं, उसके बाद कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए ये रखो बता, ग्लूकोज से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, लास्ट टॉपिक है बेटा प्लीज 5 मिनट का ध्यान से सुन लो। एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है? इंसुलिन करता है। जिस बंदे के अंदर इंसुलिन नहीं निकलता ना, वो टाइप ए डायबिटीज मिलिटस, और जिसमें निकलता है काम नहीं करता वो टाइप बी। जैसे आप यहां पे पढ़ने के लिए आओ नहीं तो टाइप ए, निकम्मे हो गए।
दूसरा मैंने पढ़ा दिया, घर जाके फिर भी नहीं पढ़े तो टाइप बी हो गया। तो या तो जिसमें इंसुलिन निकले ही नहीं, इंसुलिन की कमी से होती है बेटा डायबिटीज मिलिटस, शुगर की बीमारी बोलते हैं। अब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा और एक्सेस ग्लूकोज होकर यूरिन के थ्रू आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें शुगर टेस्ट कर लो ब्लड से, ग्लूकोमीटर से, तो शुगर आएगा खाली पेट भी 100 से ज्यादा, खाली पेट 80-100 तक होना चाहिए हमारा, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 होना चाहिए। इससे ज्यादा आ रहा है तो शुगर है, नहीं तो टेस्ट करवा सकते हैं, HbA1c पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आ जाता है, 6 से ऊपर वैल्यू आती है तो शुगर है। दूसरा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन जिसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, एक निकलता है ADH, कौन सा निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्रूसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं इसको। इसकी कमी से बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी में यूरिन बार बार आएगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और इंसुलिन ना निकले या निकल के काम ना करे तो डायबिटीज मिलिटस। अब मैंने इसलिए बताया है ताकि आपका बेस बन जाए। यहां पे हमने एक बैक्टीरिया लिया बेटा, इस बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाल लिया, इस प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज मोलिकुलर सीजर डाल दिया और इस प्लाज्मिड को हमने खोल दिया, इसकी कोस साइट स्टिकी एंड कोहेसिव साइट एक्सपोज होगी। हमारे पेनिक्रियास में, पेनिक्रियास हमारा हिट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसके एंडोक्राइन पोर्शन का नाम होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। क्या नाम होता है, पेनक्रियास में आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में से बीटा सेल निकाल ली। क्या निकाल ली, बीटा सेल से निकाल लिया इंसुलिन नाम का जीन। क्या निकाल लिया, इंसुलिन जीन को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डाल के स्टिकी एंड बना लिए इसके। अब इस जीन को हमने इसके अंदर इंजर्ट कर दिया। ये जो अब इस प्लाज्मिड में, इस प्लाज्मिड में क्या फर्क है, ये नॉर्मल प्लाज्मिड था, ये हाइब्रिड प्लाज्मिड, काइमेरिया प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, पता लग गया। अब क्या किया, इस प्लाज्मिड को अब नए बैक्टीरिया में डाल दिया। अब आप लोग बताओ भाई, ये देखो इस बैक्टीरिया में, इस बैक्टीरिया में क्या फर्क है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का मतलब इसमें एक बाहर से जीन डाल रखा है। अब हमने इसको कल्चर किया, इसकी मल्टीपल कॉपी करवा दी भाई, 2 और आधे घंटे बाद डिवाइड करता रहेगा ये, तो हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में ये बैक्टीरिया हो जाएंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब एक बात आती है, यदि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन नाम का जीन है, मैंने क्या किया, उसको इस बायोरिएक्टर में डाल दिया। ये बायोरिएक्टर है भाई, ये रहा, एक टंकी ले ली 1000 लीटर की, इसमें मैंने पानी लिया और ग्लूकोज घोल दिया उसके अंदर बहुत सारा, ठीक है, पानी लिया, क्या घोल दिया उसमें, ग्लूकोज, और ये ग्राइंड, ये मिक्सिंग है, पता ना, ब्लेंडर बोलते हैं इसको, मिक्स कर दिया। और इसमें इनोकुलेशन लाइन से, कौन सी लाइन से, इनोकुलेशन लाइन से, मतलब ये इसमें हमने क्या डाल दिया, पहले स्ट्राइल किया, फिर ग्लूकोज डाल दिया, फिर हमने वो बैक्टीरिया डाल दिया जो कल्चर किए थे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जिसमें इंसुलिन नाम का जीन है। 2-3 घंटे बाद हम देखते हैं, तो सैंपल लेके देखते हैं ना, उसमें ग्लूकोज की जगह क्या मिलने लग गया, पानी में ग्लाइकोजन मिला। क्या मिला, ग्लाइकोजन। क्यों बना, इंसुलिन नाम का जीन जो था ना, उसने इंसुलिन नाम का हार्मोन बना दिया और वो हार्मोन ने शुरू किया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। यानी यदि, अरे तुम्हारे को तैरना आता है, मैं कहता हूं बेटा तैरना आता है, नहीं आता सर, मैं कहता हूं आता है, नहीं आता, मैंने सबको उठा के तालाब में फेंक दिया, 2 बच्चे बच के आगे बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, उनको तैरना आता था, झूठ बोल रहे थे, उनकी पावर आ गई उनके अंदर वापस, बाकी गए, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है, यदि बैक्टीरिया के अंदर कोई जीन है ना, यदि बैक्टीरिया में जीन है और यदि उसको स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस किसका मिला है, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज उसको ट्रिगर करेगा कि भाई मैं ग्लूकोज यहां प्रेजेंट हूं, तो ट्रिगर करते ही क्या बन जाएगा, उसमें से जीन में से हार्मोन बनेगा, इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन ने क्या कर दिया, ग्लूकोज को किसमें बदल दिया, ग्लाइकोजन में। अब उस
टंकी के अंदर, इसके अंदर ग्लूकोज का पानी था, ग्लाइकोजन भी हो गया। क्या मैं इसमें से फिल्टर कर लूं, इंसुलिन फिल्टर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि चीज तो है तो ना इसके अंदर, और कोई भी चीज इसके अंदर है तो उसको फिल्टर कर लिया हमने। उस इंसुलिन को फिल्टर कर लिया और प्योरीफाई कर लिया। अब उसको छोटे छोटे इंजेक्शन में भरकर रख लिया। जिन आदमियों को शुगर की बीमारी है उनको छोटी छोटी इंजेक्शन पेट में सुई लगाते हैं ना, जो तो इंसुलिन की बाजू में पेट पे सुई लगाते हैं, बिल्कुल छोटी सी निडल होती है, तो इंसुलिन की डोज देनी पड़ती है उनको डेली। तो ऐसा इंसुलिन जो ह्यूमन के लिए यूज किया जाए उसको ह्यूमनलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन इंसुलिन इज कॉल्ड ह्यूमनलिन। तो इस प्रोसेस का नाम होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या नाम होता है इसका? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में दो चीज होती है, सेपरेट करना और प्योरीफाई करना। जैसे ही सेपरेट किया और प्योरीफाई किया तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हैं। ये तो मैंने इंसुलिन का बता दिया, इंसुलिन कैसे बनाते हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने, देखो ध्यान से, ये पूरी टेक्निक बता रखी है। देखो ये रहा, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन साइंटिस्ट बना चुके हैं, सिलेबस में नहीं है, पर केवल 2-3 याद रखना। OKT3 प्रोटीन। जब किसी आदमी की किडनी बदली जाती है ना, तो ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी है वो उसको मार देती है, रिजेक्शन कर देती है। यदि मेरी दोनों किडनी खराब होगी, मैंने किसी और की ले ली किडनी, वो किडनी 20 दिन में गायब हो जाएगी मेरी बॉडी में से, क्योंकि वो किडनी मेरी बॉडी में आएगी। मेरी जो, देखो ध्यान से, मेरी सेल के ऊपर एक जीन होते हैं MHC, मेजर हिस्टाकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन, या HLA जीन बोलते हैं। वो जीन सरफेस रिसेप्टर बनाते हैं। सुन लो कहानी ध्यान से। ये मान लीजिए ये है मेरी सेल भाई, ठीक है, मेरे रिसेप्टर बन गए ऐसे। मान लीजिए मैंने नितिन की किडनी ले ली, उसके सरफेस रिसेप्टर हैं ऐसे। तो किडनी पे भी ऐसे ही रिसेप्टर, माइक्रोस्कोपिक रिसेप्टर होते हैं, सारी हैं अलग अलग होते हैं। इनके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होता है MHC या HLA जीन, मेजर हिस्टाकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन होते हैं जो कि सरफेस रिसेप्टर बनाते हैं। मेरे MHC जीन रिसेप्टर बनाते हैं ऐसे। मैंने जिसकी किडनी ली है उसके ऐसे हैं। जैसे ही वो किडनी मेरी बॉडी में जाएगी ना, मेरी बॉडी सोचेगी इसको कोई एंटीजन आ गया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है, और 20 दिन में इतनी एंटीबॉडी बना देती है कि वो किडनी मेरी बॉडी में अल्ट्रासाउंड करूंगा ना, मिलेगी नहीं मेरी बॉडी में, डिग्रेड हो जाएगी, खा जाएंगे उसको एंटीजन। एंटीजन को समझ के एंटीबॉडी जो बड़ी ना उसको डिग्रेड कर देंगे, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाएंगे उसको। अब मैंने क्या किया, तुम्हारी दूसरी किडनी भी ले ली, तुम तो गए, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले डॉक्टर MHC जीन चेक करते हैं किसके साथ मिलते हैं, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, बुआ से, जिससे रिलेटिव होते ना, उन्हीं से ली जाती है किडनी। यदि जिसके MHC जीन ज्यादा मिल गए ना, वो तो ऑपरेशन सफल होता है, नहीं तो पूरी उम्र हमारे को इम्यूनोसप्रेसर दवाई साइक्लोस्पोरिन खानी पड़ती है। हमारे इम्यून सिस्टम को दवाई रखे ताकि मेरी जो बाहर की किडनी आई है उसको मेरी बॉडी आइडेंटिफाई हुए ना कर सके, नहीं तो रिजेक्ट हो जाती है, ऑटो इम्यून रिजेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है ना, पूरी उम्र उनको ये साइक्लोस्पोरिन लेनी पड़ती है, डोज कम होता रहता है। अब आता है, देखो ध्यान से, जैसे हाइड्रोडिन, ये सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। ये वो प्रोटीन है जो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। हीमोफीलिया बीमारी का नाम सुना आपने? जिस आदमी का खून चोट लग जाए ना, वो खून निकलता ही रहता है, वो खून कभी भी जमता नहीं है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो होता है, इस टेक्निक से जब हमने स्टडी किया ना हीमोफीलिया का, हीमोफीलिया को पेशेंट को बचाने के लिए हर 15 दिन बाद ब्लड कैंप लगते हैं बेटे, और उनको हीमोफीलिया, जिसको इंडिया में तकरीबन हीमोफीलिया ए है, ब्लड को जमाने के लिए 13 फैक्टर चाहिए होते हैं। नेट पे आज ढूंढ लेना, आपके सिलेबस में तो नहीं है। ब्लड क्लोटिंग के लिए 13 फैक्टर चाहिए।
इंडिया के अंदर लगभग 8वां फैक्टर की कमी होती है, इसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं। इस 8वें फैक्टर को हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से बना लिया, और जिन आदमियों को हीमोफीलिया होता है ना, उनको हर 2-1 महीने बाद इंजेक्शन लगाते हैं प्रोटेक्ट पीजीआई के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो बच जाते हैं उससे। नहीं तो उनका चोट लग जाए ना तो खून निकलता ही रहेगा, डेथ हो जाती है, अल्टीमेट खून जमता नहीं है। इसलिए ऐसे आदमी 24 घंटे इंजेक्शन अपने जेब में लेकर घूमते हैं। यदि कोई चोट लग जाए तो 8 फैक्टर उनको इंजेक्शन तुरंत लेना होता है, नहीं तो जान पे बन जाती है उनके। तो ये सारे सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ये सारे हमने आरडीटी से बनाए हैं। किससे बनाए हैं? एक ये बता रखा इको R1 GATTC से काटता है, इको R2 ये यहां से काटता है इसको, तो ये ब्लंट एंड, ये स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड, ये ब्लंट एंड, ये बता रखे हैं आपके। इस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है भाई? RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको हमें? ये है बायोरिएक्टर, ये बायोरिएक्टर तो पूरा रोटेटर हो गया, ये सिंपल ब्लेंडर टाइप मिक्स होता है जो वाइब्रेट भी करता है। बस डायग्राम याद कर लेना कैसे किया जाता है, ठीक है। दोबारा सुनो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है भाई? बायोरिएक्टर से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को फिल्टर करना क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, और फिर उसको प्योरीफाई कर लेना, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इस टंकी में क्या क्या डाला था हमने? ग्लूकोज, पहले पानी लिया, स्ट्राइल वाटर, बिल्कुल कोई इंफेक्शन ना हो। फिर हमने क्या घोल दिया उसके अंदर? फिर ऐसे केमिकल डाल दिए जिससे झाग वगैरह ना बने, एंटीफोम। फिर ऑक्सीजन पास भी कर दी इसमें। फिर हमने क्या डाल दिया इसमें? इनोकुलेशन का मतलब हमने वो बैक्टीरिया डाल दिए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया वो होते हैं जिसमें बाहर से जीन इंजर्ट नहीं किया गया हो, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? इंजर्ट कर रखा हो। जैसे ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और ये वाला नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया डाल दिए, तो ट्रिगर किसने किया? ग्लूकोज ने किया। किसको ट्रिगर किया? इस जीन को। और इसने क्या बनाना शुरू कर दिया? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन, ठीक है ना, और उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया। थायरोक्सिन का तो मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे जो ये 13 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ना, ऐसे ही बनाए गए हैं ये, ठीक है ना। मान लीजिए आपको एकदम से अटैक आ गया, एक कोई ब्लड का क्लोटिंग हमारी नसों में जम गई भाई, तो उस टाइम डॉक्टर क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जब हो जाए ना, तो ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो जो क्लोट जम रहा है वो पिघल जाए। विद इन 1 आवर्स या 1.5 आवर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे पुराना होगा तो नहीं क्लोट होगा, तब तक तो खतरा हो जाता है। तो जैसे जैसे होता है, किसी को अटैक आ गया तो हमें तुरंत जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो ये जाते ये इंजेक्शन देंगे ताकि कोई क्लोट हो रखा है तो वो तुरंत निकल जाए। क्योंकि यदि एक क्लोट भी ब्रेन के किसी पार्ट में जाके जम गया तो वो ब्रेन का पोर्शन डैमेज हो जाएगा उसी टाइम। ये सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना रखे हैं भाई, ठीक है।